Tell me like you help. एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि डायरेक्टर शिन की कार ऊपर से आके नीचे गिरती है और ऊपर खड़ी इंजू ये सब देख रही होती है। और वहीं दूसरी तरफ इन योंग भी इन हाई से पूछती है कि वो पेंटिंग तो तुमने बनाई थी, तो वो किसी और के पास कैसे चली गई, और पूछती है क्या तुमने उसको बेच दिया और उसके बदले पैसे लिए हैं। तो इन हाई बताती है पार्क ह्यूरिन की मॉम ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो इसके बदले मुझे अब्रॉड भेजेंगी और किसी अच्छे से आर्ट स्कूल में मेरा एडमिशन कराएंगी। ये सुनकर इन योंग कहती है कि ये गलत है, वो तुम्हारी आर्ट है और तुम्हारा टैलेंट है और तुम्हारे टैलेंट में तुम्हारी जान बसती है, तो तुम उसका सौदा कैसे कर सकती हो। तो इन हाई बताती है मैंने अपना ड्रीम पूरा करने के लिए ही ये सब किया है। ये सुनकर इन योंग इन हाई को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ इंजू भी नीचे आती है, नीचे जाकर डायरेक्टर शिन की हेल्प करती है और उन्हें CPR देती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर वो एम्बुलेंस को कॉल कर वहाँ बुलाती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इन क्योंग भी इन हाई को मैसेज करती है कि चलो हम लोग एक साथ घर चलते हैं। तो इन हाई उसको रिप्लाई करती है और उससे कहती है कि तुम चली जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। ये देखकर इन योंग को उसकी फिक्र होने लगती है और वो उसके फ्रेंड्स के पास जाकर उसको ढूंढने लगती है। और वहाँ जाकर उसको पता चलता है कि कंपटीशन जीतने की खुशी में पार्क ह्यूरिन ने अपने घर पर पार्टी रखी और इन हाई वहीं पर गई है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर शिन के फ़ोन पर चोई दुइल की कॉल आती है, तो इंजू उनका फ़ोन उठाती है और बताती है कि उनका कार एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर चोई दुइल उससे कहता है ठीक है मैं वहीं आ रहा हूँ, कि तभी एम्बुलेंस वहाँ आ जाती है और इंजू डायरेक्टर शिन को हॉस्पिटल ले जाती है और उसे वहाँ पर भी ज़मीन पर वही ब्लू ऑर्किड पड़ा हुआ मिलता है। और वहीं इन हाई की पार्टी में जाने वाली बात जानकर इन योंग भी वहाँ पार्टी में जाने लगती है, लेकिन प्राइवेट पार्टी होने की वजह से और इन योंग के मीडिया में होने की वजह से उसे पार्टी में जाने नहीं दिया जाता। कि तभी पीछे से पार्क जे-सेन आ जाता है, क्योंकि वो पार्क ह्यूरिन का फादर होता है और इन योंग से पूछता है कि क्या हुआ। तो इन योंग उसे बताती है कि मैं यहाँ अपनी बहन को लेने आई हूँ, लेकिन जब भी उसे पार्टी में अंदर जाने नहीं देते और इसी वजह से इन योंग ज़बरदस्ती अंदर चली जाती है, मगर इन हाई उसे देखकर छुप जाती है और पार्क जे-सेन के गार्ड्स भी इन योंग को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में चोई दुइल इंजू से मिलने आता और उसको फ़ोन रिटर्न करता और बताता है कि मुझे एक्सीडेंट वाली साइड पर मिला था। फिर इंजू भी उसे सारी बातें बता देती है और कहती है कि मैंने डायरेक्टर शिन से पूछा था क्या हुआ यंग की डेथ में उनका हाथ है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और बताया कि मेरे ऊपर भी कोई है जिससे हमें डर कर रहना चाहिए। और उनके एक्सीडेंट के बाद मैंने उनकी हेल्प करने की बहुत कोशिश की, उनको CPR भी दिया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ये बोलते हुए रोने लगती है। फिर इंजू को रोता हुआ देखकर चोई दुइल उसे समझाता और बताता है कि डायरेक्टर शिन की डेथ हो गई है और तुम्हें पुलिस से कहना होगा कि तुमने रिज़ाइन किया था और उसके बाद तुम डायरेक्टर शिन से मिलने आई थी उन्हें अपने प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर करने के लिए, लेकिन तुम फिर वहाँ से चली गई थी। ये सुनकर इंजू पूछती है कि अगर मैं पुलिस से झूठ नहीं बोलूँगी तो क्या मैं मुसीबत में फंस जाऊँगी। चोई दुइल उसे बताता है कि तुम इस टाइम भी बहुत बड़ी मुसीबत में हो। वहीं दूसरी तरफ पार्टी से बाहर निकालने के बाद भी इन योंग हार नहीं मानती और बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और वहाँ एक स्ट्रीट लाइट पर चढ़ जाती है और इन हाई को आवाज़ देने लगती है और उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स के बारे में भी बताने लगती है। और इन योंग को ऐसा करता हुआ देखकर उसकी फेलो इंटर्न उसकी वीडियो बना लेती है और कहती है कि सस्पेंड होने के बाद भी ड्रिंक कर इतना ड्रामा कर रही है, लेकिन इस बार तो इसकी इस हरकत पर इसे जॉब से निकाल देंगे और ये सोचकर खुश होने लगती है। वहीं खड़ी इन हाई भी इन योंग की इस हरकत की वजह से बहुत शर्मिंदा हो जाती है और बाहर आकर इन योंग को संभालती है। फिर पार्टी के बाद इन योंग पार्क जे-सेन से बात करती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर तुम मेरी बहन के पीछे क्यों पड़े हो। और उसको वार्न करते हुए कहती है कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी छोटी बहन से प्यार करती हूँ, अगर तुमने इसे नुकसान पहुँचाने की या हर्ट करने की कोशिश की ना तो अच्छा नहीं होगा। वहीं हॉस्पिटल में चोई दुइल इंजू को बैंक की CCTV फुटेज दिखाता है और बताता है कि मरने से पहले हुआ यंग ने 2 बिलियन वॉन कैश निकाला था, लेकिन कितनी अजीब बात है ना, वो बाहर जा रही थी और बाहर इतना सारा कैश ले जाना अलाउड नहीं होता, तो इसका यही मतलब है ये उसने अपने किसी जानने वाले को ही दिया होगा कंट्री में, और इसलिए हमने उसके फादर से बात भी की, लेकिन उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता और उसका कोई और रिलेटिव नहीं है, बस एक फ्रेंड है और वो तुम हो, तो वो तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं जानती थी। इसका यही मतलब है कि वो कैश तुम्हारे पास है।
और उससे कहता है कि वो जो पैसे तुम्हारे पास है ना, तुम उसको अपने पास ही रखो। हम उसका और हुआ यंग की डेथ का सारा इल्ज़ाम डायरेक्टर शिन के ऊपर लगा देंगे कि वो पैसे उनके पास हैं, क्योंकि वो भी तो सबके साथ यही करते थे ना, मरने वाले पे सारा इल्ज़ाम डाल देते थे। तो इसीलिए हम भी यही करेंगे, उनका तरीका उन पर ही अप्लाई करेंगे और ऐसे करने से तुम बच जाओगी। इंजू पूछती है लेकिन तुम मेरे लिए ऐसा क्यों करोगे, तुम्हें तो बस पैसों से मतलब है ना। तो चोई दुइल उससे कहता है इसलिए तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकती हो, क्योंकि तुमसे पैसे लेकर किसी और को देने में मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ पार्क जे सेंग की वाइफ भी अपनी सेक्रेटरी पर गुस्सा करती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसी गरीब लड़की ढूंढो जिसको हम अपने हिसाब से चला सकें और उसकी फैमिली को भी, लेकिन तुमने क्या किया। देखा ना, उसकी बहन एक रिपोर्टर निकली और उसने आज कितना हंगामा किया। लेकिन वहीं बैठा पार्क जे सेन कुछ सोच रहा होता है और अपनी वाइफ से कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मुझे पता चल गया है कि उस रिपोर्टर की सबसे बड़ी कमजोरी खुद उसकी बहन है और इस बात का मैं बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाऊंगा और वो रिपोर्टर कुछ कर भी नहीं पाएगी इस बारे में। और वहीं घर पर इनहाई आज की इस हरकत की वजह से इनयोंग से बहुत नाराज़ होती है और उससे बात नहीं करती और उसको मैसेज करते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरी बहुत इंसल्ट हुई है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं तुम्हें कभी भी माफ़ कर पाऊंगी, इसीलिए ही मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे बात नहीं करनी अब। और फिर अगले दिन का व्यू दिखाया जाता है जहाँ इंजू ऑफिस जाकर हुआयंग की डायरी चेक करती है, जिसमें रखे लेटर से उसे उसके पुराने सीईओ का नाम पता चलता है, वॉन सेंगवू, और ये भी कि वो एक हॉस्पिटल में, तो वो उनसे मिलने हॉस्पिटल जाती है वो पैसे लेकर। और हॉस्पिटल जाकर वॉन सेंगवू को अभी तक हुई सारी बातें बता देती है और 2 बिलियन वॉन के बारे में भी, और कहती है कि मुझे लगा था जब मेरे पास इतने सारे पैसे आएंगे तो मैं अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता था उसके बदले में मुझे इतना सफ़र करना पड़ेगा और इस चक्कर में मेरी जान तक को खतरा हो जाएगा। ये सुनने के बाद वॉन सेंगवू भी इंजू को बताता है कि जब मैं सीईओ बना था ना, तो मुझे भी इस बारे में पता चला था कि कुछ अमाउंट हर साल कहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, इसीलिए मैंने अपने डैड पर केस तक किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उन्होंने इसके बदले मुझे यहाँ साइकाट्रिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। और इंजू को बताता है कि ये प्रोसेस कभी भी नहीं रुकेगा, क्योंकि ये एक चेन है, आज कोई तो कल कोई और करेगा, इसलिए तुम वो पैसे अपने पास रख लो, क्योंकि तुम उन्हें वापस करोगे भी तो वो उन्हीं लोगों के पास जाएंगे, इसलिए इससे अच्छा है कि तुम उनसे अपनी ज़रूरतें पूरी करो। और फिर वो इंजू को कुछ डायरीज देता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन कितने पैसे रखता है, मतलब ब्लैक मनी विथ प्रूफ, और कहता है कि ये सब इन्फॉर्मेशन हुआयंग की जान बचा सकती थी। इंजू पूछती है लेकिन आप ये सब मुझे क्यों दे रहे हो, तो वो बताता है क्योंकि हुआयंग ने बताया था कि तुम बहुत अच्छी हो। लेकिन तभी चोई दुइल वहाँ आ जाता है और ये देखकर वॉन सेंगवू इंजू को वहाँ विंडो से भगा देता है और चोई दुइल भी वॉन सेंगवू से वही प्रूफ्स लेने आया हुआ होता है जो कि उसने इंजू को दे दिए होते हैं। चोई दुइल वॉन सेंगवू को बताता है कि कॉपी उन सभी प्रूफ की जो डायरेक्टर शिन के पास से मिली थी मरने से पहले, और वो लास्ट टाइम आपसे ही मिलने आए थे यहाँ हॉस्पिटल में। और फिर बहुत ढूंढने के बाद भी उसको वहाँ कुछ नहीं मिलता, लेकिन तभी अचानक से उसका ध्यान वहाँ रखे इंजू के फ़ोन पर जाता है, जिसे देखकर वो भागकर विंडो से झांक कर देखता है तो उसे वहाँ से भागती हुई इंजू दिख जाती है। वहीं दूसरी तरफ पार्क जे सेंग भी अपने मेयर के इलेक्शन के लिए कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करा रहा होता है और उन्हें बताता है कि मैं आज जो भी कुछ हूँ अपने फादर इन लॉ की वजह से ही हूँ, वो बहुत टैलेंटेड थे और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और वहीं बैठी इनहाई उन्हें देखकर बहुत खुश हो रही होती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम्हारी फैमिली कितनी अच्छी है और मैं भी बड़े होकर बहुत नाम कमाना चाहती हूँ। और वहीं हॉस्पिटल से निकलकर इंजू बस का वेट कर रही होती है कि तभी चोई दुइल वहाँ आ जाता है और इंजू को लिफ्ट देता है और रास्ते में उसे बताता है कि सेंगवू ने जानबूझ के ही तुम्हें वो प्रूफ दिए हैं, क्योंकि वो तुम्हारे थ्रू अपना बदला लेना चाहता है और उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इस बदले में चाहे तुम मर ही क्यों ना जाओ, क्योंकि वो पार्क फैमिली से बदला लेना चाहता है, क्योंकि उसके डैड ने उसकी जगह मिस्टर पार्क जो कि उनके सन इन लॉ थे उनको सिलेक्ट किया था अपने खुद के बेटे को छोड़कर, और तुम्हारे कुछ करने से उसका बदला पूरा हो जाएगा, पार्क फैमिली बर्बाद हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद इंजू चोई दुइल से कहती है कि तुम मुझसे वो पैसे ले लो, लेकिन मुझे गारंटी दो कि मैं सेफ रहूंगी। फिर चोई दुइल उससे कहता है कि इन प्रूफ के जरिए मैं बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन अभी सही टाइम नहीं है, जैसे ही इलेक्शन करीब आएंगे इनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए हम दोनों को आपस में डील कर लेनी चाहिए जिसमें आधा हिस्सा मेरा होगा और आधा तुम्हारा। और फिर वो इंजू को बताता है कि हुआयंग मेरी फ्रेंड थी और उसने मुझे अपनी मॉम की डेथ से लेकर अभी तक सब बताया था
और उसका प्लान भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो ये सब अकेले नहीं कर सकती थी। अगर मैं उस टाइम उसके साथ होता ना तो आज वो जिंदा होती। इंजू उससे पूछती अगर तुमने मुझे धोखा दे दिया और मैं भी हुआ यंग और डायरेक्टर शिन की तरह ही मारी गई तो? ये सुनकर चोई दुइल उसे कहता है ठीक है, हम एक काम करेंगे, हम तुम्हारी आईडी से एक सेफ जगह लॉकर खोलेंगे और वहाँ ये सारे प्रूफ रख देंगे और इससे तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि एक तुम ही हो जो उस लॉकर को फिर खोल सकती हो। और इंजू को बताता है कि तुम्हें पता है, मुझे तुम्हें देखकर यही लगता है कि तुम एक गेम चेंजर और एक छोटा सा तूफान हो जो कहीं भी जाकर हवा का रुख अपनी तरफ बदल सकती हो। फिर चोई दुइल की बातें सुनकर इंजू उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है लेकिन ये ऑफर 50-50 नहीं 60-40 होगा और 60 इसमें मेरा हिस्सा होगा। वहीं दूसरी तरफ इन योंग भी जोंग हो के साथ उसके घर पर टाइम स्पेंड कर रही होती है कि तभी उसी आदमी के भाई की कॉल आती है जिसका एक्सीडेंट हुआ था और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर इन योंग उससे मिलने जाती है जहां वो उसे एक पेन ड्राइव देता है और बताता है कि ये मेरे भाई की पॉकेट में थी जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था। और बाद में इन योंग जोंग हो के घर आकर उसके साथ वो वीडियो देखती है जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज होती है जहां सुसाइड विक्टिम ने मरने से पहले कुछ ब्लू कलर की चीज स्मेल करी थी, लेकिन उनको क्लियरली नहीं दिखता और ना ही समझ आता है। और फिर बाद में उनकी नजर वहीं रखे उस ब्लू ऑर्किड पर जाती है जो जोंग हो को उस एक्सीडेंट साइट पर मिला था और वो उसे घर ले आया था और उसे देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि वो आदमी भी उस ब्लू ऑर्किड को ही स्मेल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ इंजू इनहाई को पॉकेट मनी देती है तो इनहाई इंजू को बताती है कि नेक्स्ट मंथ में बॉस्टन जा रही हूँ पार्क ह्यूरिन के साथ। पहले तो वो अपनी मॉम के साथ जाने वाली थी, लेकिन अब उसकी मॉम इलेक्शन में बिजी है तो इसीलिए ही मैं उसके साथ जा रही हूँ और मेरा सारा खर्चा पार्क ह्यूरिन की मॉम ही उठाएंगी। ये सुनकर इंजू गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम किसी की हेल्प नहीं लोगी, अगर तुम्हें अब्रॉड जाना है ना पढ़ने के लिए तो मैं तुम्हें खुद भेज दूंगी। ये सुनकर इनहाई भी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि अब तुम और मेरे लिए क्या नया करोगी, क्या फिर तुम किसी अमीर आदमी से शादी करोगी मुझे बाहर भेजने के लिए? इंजू कहती है मुझे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं खुद तुम्हें बाहर भेजूंगी और मुझे किसी और की इसमें हेल्प नहीं चाहिए। और इनहाई को समझाती है कि इस दुनिया में कोई किसी के लिए फ्री में कुछ नहीं करता और क्या पता इन सब के बदले वो तुम्हें कौन सी कीमत चुकाने के लिए बोल दें। लेकिन इनहाई भी उससे कहती है कि तुम मुझे अब नहीं रोक सकती। जिस दिन मॉम मेरी ट्रिप के पैसे लेकर गई थी ना कि मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि मुझे अब इस घर में और नहीं रहना और मुझे कुछ भी कर यहाँ से बाहर जाना है। फिर अगले दिन इंजू वू सांग से मिलने जाती है और कहती है कि मैं अपनी बहन का खर्चा खुद उठाना चाहती हूँ और ये बोलकर उनको पैसे देने लगती है। तो वू सांग उसे बताती है कि इनहाई को स्कॉलरशिप मिली और उसकी पेंटिंग इंजू को दिखाती है और बताती हैं कि इनहाई की पेंटिंग्स अच्छी होने के साथ साथ बहुत डीप और डार्क थी और एक पेंटिंग में तो उसने डेड लड़की भी बनाई थी, जिसे देखकर वू सांग कहती हैं कि इनहाई ज़रूर किसी मेंटल ट्रॉमा में है और डिस्टर्ब है और इसी वजह से वो इतनी चुप चुप और घुटी घुटी रहती है। ये सुनकर इंजू चुप हो जाती है क्योंकि उसके पास वू सांग की बातों का कोई जवाब नहीं होता और फिर वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद वू सांग मिस गो को कॉल करती हैं और उनसे कहती हैं कि अगर ये गरीब है तो उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए आखिर, और उसने ऊपर से इतने महंगे शूज़ भी पहने हुए थे, मुझे लगता है कहीं इसको वो पैसे मिल तो नहीं गए। फिर वहाँ से निकलकर इंजू योगा अकेडमी जाती है और वहाँ उसको अपनी बहन के बारे में फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जिसकी बचपन में ही डेथ हो गई थी। और वहीं दूसरी तरफ इन योंग और जोंग हो भी उस ब्लू ऑर्किड के बारे में सर्च करते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि इसे गोस्ट ऑफ वियतनाम भी कहा जाता है और वियतनाम वॉर के बाद उसे यूएस सोल्जर्स यूएस ले गए थे, लेकिन इसकी वहां अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाई और अब इसीलिए ब्लू ऑर्किड बहुत थोड़े से ही बचे हैं। फिर बाद में इन योंग घर आती है जहाँ उसे किमची बॉक्सेस में इंजू के रखे हुए पैसे मिल जाते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। और दूसरी तरफ इंजू भी अपनी बहन के बारे में याद करने लगती है और सोचती है कि इनहाई को इस बारे में कैसे पता चला। फिर जब इंजू घर आती है तो इन योंग उससे पैसों के बारे में पूछती है तो इंजू उसे हुआ यंग के बारे में सब बता देती है और ये सुनकर इन योंग उससे कहती है कि ये चोरी किए हुए पैसे हैं और ये ब्लैक मनी, हम इसको नहीं रख सकते। इंजू उससे कहती है कि अब किसी के भी पैसे नहीं हैं, ये हमारे हैं। ये सुनकर इन योंग उससे कहती है कि इन्हीं की वजह से वो मर गई या मारी गई और अब इनकी वजह से तुम भी खतरे में पड़ सकती हो। तो इंजू इनहाई को पास्ट के बारे में बताने लगती है और कहती है तुम्हें याद है बचपन में जब हमारे डैड की शॉप बंद हो गई थी तो उस रात हम घर से भाग गए थे और तुम्हें याद है उस टाइम हमारी छोटी बहन भी थी। इन योंग कहती है इनहाई, इंजू कहती है नहीं, हमारी एक और छोटी बहन थी जो 2 या 3 साल की थी और उस टाइम उसकी बहुत तबीयत खराब थी और पैसों की वजह से हम उसका ट्रीटमेंट नहीं करा पाए और इसी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। इन क्योंग कहती है लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो इंजू बताती है कि तुम उस टाइम बहुत छोटी थी, 6 साल की थी और मैं 8 साल की,
और जब से ही मॉम परेशान रहने लगी थी और डैड ने भी ड्रिंकिंग स्टार्ट कर दी थी और इसी वजह से ही तुम्हें आंटी के पास भेज दिया गया था रहने के लिए। और उस दिन के बाद से हम लोगों ने उस बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन मैंने उस दिन ये बात बहुत अच्छे से समझ ली थी कि पैसों के बिना ज़िंदगी नहीं है और इंसान मर जाता है पैसों की कमी की वजह से। और मैं यही विश करती थी कि हमारे घर में भी किसी तरह से बस पैसे आ जाएं, चाहे इसके लिए हमें चोरी ही क्यों ना करनी पड़े, क्योंकि हम जिंदा तो रह सकेंगे ना। और इसी पैसों की वजह से मैंने कॉन मैन से शादी भी की थी और पैसों की वजह से ही तुम अब्रॉड नहीं जा पाई पढ़ने और पैसों की वजह से ही इनहाई को भी आज ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है। ये सुनकर इन क्योंग कहती है कि मुझे गरीब रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्कूल में भी सबसे गरीब मैं ही थी। जहाँ किसी का भी कोई सामान चोरी होता था वो लोग मेरे ऊपर ही इल्ज़ाम लगाते थे, चाहे इसमें मेरी गलती हो या नहीं। और तब से ही मैंने भी डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं चोरी नहीं करूँगी और मैं गरीबी में खुश हूँ, लेकिन चोर बनकर नहीं। और अगर तुमने पैसे रखे ना तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। ये सुनकर इंजो कहती है कि पहले मैं उन सारे पैसों को खर्च करूँगी, मेरा जिस चीज़ का दिल करेगा वो करूँगी और उसके बाद मैं खुद ही पुलिस के पास चली जाऊँगी। और ये बोलकर वो अपनी आंटी के पास जाती है और उनसे कहती है कि मुझे एक अपार्टमेंट खरीदना और उसके लिए मेरे पास इतने पैसे हैं। ये सुनकर उसकी आंटी पूछती है लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? तो इंजू उन्हें कहती है क्योंकि जब हमारी छोटी बहन की डेथ हुई थी उसके बाद आप हॉस्पिटल आई थी और आपने बोला था कि हमने आपको पहले क्यों नहीं बताया इस बारे में। और जब बचपन में हम लोग आपके घर आते थे तो आप हमें बाहर भेज देती थी खेलने के लिए, क्योंकि आपको बच्चों का शोर पसंद नहीं था। लेकिन उस बेबी की डेथ के बाद आपने इन क्योंग को भी अपने पास रखा था और अब मुझे समझ आया क्योंकि आपको इस बात का गिल्ट था कि आप हमारी उस छोटी बहन को नहीं बचा पाई, इसीलिए। और जैसे जैसे हम अपनी डेथ के नज़दीक जाते जाते हमारा गिल्ट और ज़्यादा बढ़ता जाता है। अगर आज आप हमारी हेल्प करोगे तो शायद इससे आपका कुछ गिल्ट ही कम हो जाएगा। आंटी कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। वहीं दूसरी तरफ इनहाई भी पार्क ह्यूरिन के घर में होती है, जहाँ उसे एक डॉल अच्छी लगती है और वो उसे छुपा लेती है। मगर पार्क सेंग उसे देख लेता है, लेकिन वो उसे ऐसा शो नहीं करता कि उसने उसे देख लिया है। और फिर वो उसके पास आके उसे अपने बचपन की एक स्टोरी सुनाने लगता है और बताता है कि मैं एक ड्राइवर का बेटा था और मैं हमेशा सैंगवो के टॉयज छुपा लेता था क्योंकि मुझे उससे जेलसी होती थी। मगर फिर मैंने बहुत मेहनत की और सेक्रीफाइस किया और आज उसी की वजह से मैं इतना कामयाब हूँ। और इनहाई से पूछता है क्या तुम भी अपनी लाइफ बदलना चाहती हो, चाहे इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, किसी अपने को भी धोखा देना पड़े। और फिर इनहाई को दिखाया जाता है और वो चुप खड़ी होकर उसकी बातें सुन रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या होगा। क्या इनहाई पार्क जे सेंग की बातें मानकर उसके जाल में फंस जाएगी या उसकी बहनों का प्यार और उनका बॉन्ड पार्क जे सेंग की चाल पर भारी पड़ जाएगा। और आगे के एपिसोड देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।